ओके चलो चालू करते हैं। या तो पहली चीज़ अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इट्स अबाउट टैरिफ्स। या व्हाट हैज़ ट्रम्प सेड रिसेंटली अबाउट टैरिफ्स? सो ट्रम्प अभी एट द मोमेंट जितने भी आसपास के देश है, कनाडा को तो वो अपना स्टेट ही बोल रहा है, यूरोप में 51st स्टेट। या 51st स्टेट बोल रहा है, गवर्नर ट्रूडो बोल रहा था वो ट्रूडो को। तो और यूरोप पे, चाइना पे, इंडिया पे, सब पे वो टैरिफ्स हर एक सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। तो और ही इज़ क्लेमिंग कि वो बोल रहा है और लोग मान भी ले रहे हैं इजीली। Yeah, or there is, I think, some law passed which says कि tariffs will come down only if there is a reciprocal. मतलब India will have to lessen its tariffs in Yeah. order for us to reciprocate. या ऐसा भी थोड़ा बहुत बोला है उसने इस तरह हाँ, कि and दोनों आप भी कम करो तो हम भी कम करेंगे। Yes. लेकिन इसमें उन्हीं का एडवांटेज है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमसे अच्छी है बहुत सारे सेक्टर्स में। is तो in higher manufacturing, not in low cost, या लो कॉस्ट में नहीं, हायर एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, such as automobile and Yeah. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। okay. और क्या बोलते हैं, तो इससे अगर पूरा हमने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, अगर एकदम बराबर कर दिए टैरिफ्स, तो हमारे काफ़ी सारे, उनका जो सेक्रेटरी है स्टेट का, वो बोल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी हमको इंडिया का मार्केट चाहिए, एक्सेस चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। And this is where I think it's going to be a problem क्योंकि agricultural जो products है उसमें India protects its farmers या क्योंकि around 60-70% of its workforce is इज इन engaged in एग्रीकल्चर agriculture. सेक्टर। या तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर तो ओपन कर ही नहीं सकते हम लोग, नहीं तो हमारे बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, नौकरी मतलब जो के पास जॉब्स नहीं रहेंगी वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, जो हमारी फार्मर पॉपुलेशन है, और फिर हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी एक। But maybe it's a good thing क्योंकि इंडिया का जो agricultural sector है, some people say कि it's more about vote bank because majority of people are, even though they are engaged in agriculture, its contribution to GDP is only about 15%. यस Whereas you can't even tax it. Like farmers are Yeah, not you taxed, cannot tax agricultural them. income is not taxed. And the reforms in this sector are long overdue. Lekin since it's such a vote bank या kind of situation कि reforms जो पिछली बार कोशिश किए थे तो वो हो नहीं पाया. इतना प्रोटेस्ट हुआ उसमें। यहाँ Maybe it's a good thing कि maybe they will be forced to now reform क्योंकि अगर compete करना है with US, अगर उनके प्रोड्यूस अगर आएंगे इंडियन मार्केट्स को ओपन किया जाएगा उनके लिए, तो देन इंडियन फार्मर्स विल हैव टू, आई थिंक, अप देयर गेम. ये बात सही है कि हमारे ऊपर प्रेशर आएगा उससे कि हम मतलब फार्मर्स कुछ अच्छा करें, लेकिन ये चीज़ भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, एकदम से अपडेट कर पाएंगे खुद को कि नहीं, उनके पास कैपिटल है इतना कि वो इन्वेस्ट कर पाएंगे कुछ और फैक्ट्री डालने में या किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग में जाने में या एजुकेशन में खुद को अपडेट करने में। बिल्कुल. तो हम बहुत हाई चांस है कि हमारी पॉपुलेशन मतलब सिविल अनरेस्ट हो जाए हमारे यहाँ, ये हो सकता है। एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू आ जाए कि इतने सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है और उनके पास कोई काम भी नहीं है और कोई अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, बट यू नो द फैक्ट इज कि जो एग्रीकल्चर है जिसमें इतने सारे लोग एम्प्लॉयड तो हैं कहने के लिए, बट इट्स मोर लाइक अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. या इट इज़, क्योंकि आप बेसिकली योर वेरी मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी इतनी लो है कि यू माइट एज वेल बी नॉट एम्प्लॉयड. या इनकम उनकी बहुत कम है। हाँ. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। एक तो मतलब अगर हम एस्पेक्ट्स को देखें तो उसमें सोशल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाएगा, इसमें फिर कल्चरल एस्पेक्ट भी आ जाएगा। बहुत सारे आप देखेंगे जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो लोगों का एजुकेशन को लेके जो उनका वो है या खुद को अपडेट करने का या चेंज की तरफ, इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, मतलब हमारे एरिया में हमारे कल्चरली हमारे फैमिली यही करती आ रही है तो हम ये नया काम क्यों करें, सरकार का काम है हमको ध्यान रखे, तो वो सरकार के ऊपर उसको डाल देंगे। ये इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग लगाना भी एक इशू है क्योंकि यहाँ पे लैंड एक्वायर करने में बहुत इशू आता है। आपने देखा होगा कितने प्रोटेस्ट हो जाते हैं, अपोजिशन पार्टीज अभी इशू कर देंगे कि ये फलाने आइडेंटिटी के लोग हैं उनकी ज़मीन ले रहे हैं, अभी कुछ नया प्रॉब्लम इशू हो जाए। मतलब
बहुत मतलब ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो हमको बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन से नहीं होगा ये। यस, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं हो पाए हैं। लैंड एक्विजिशन इज़ वेरी प्राइसी, बहुत, हाँ, और रोड्स को, मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी इंडिया में कि लैंड एक्विजिशन का जैसे ही पता चला कि यहाँ पे लैंड एक्वायर होना है, तो जिन लोगों के लैंड थे, जिनका बहुत समय से कब्जा था, दे स्टार्टेड मेकिंग हाउसेज देयर। मतलब ओवरनाइट दे, लाइक इट वाज इरेक्टेड कि सम हमारा स्ट्रक्चर्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जस्ट सो जो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता वो इंक्रीज हो जाए। सो सच इज द लेवल ऑफ सिचुएशन हियर कि गवर्नमेंट रन्स आउट ऑफ मनी, क्योंकि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है इंडिया में, उसके लिए लैंड एक्वायर करने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये दिखा रहा है कि लोगों का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट भी नहीं है बिल्कुल, एक ट्रस्ट इशू भी है यहाँ पे। लोगों का गवर्नमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट बोल भी रही कि हम पैसे कंपनसेट करेंगे अगर, या कुछ अच्छा होगा यहाँ पे, लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे प्रॉब्लम के कितने सारे वो खुल रहे हैं। एक सोशल पर्सपेक्टिव आ रहा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आ रहा है, पॉलिटिकल भी आ रहा है कि पॉलिटिकली लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि ये क्योंकि लोग, आप देखिए कोई भी एक इंडिविजुअल है इंडिया में, आप देखिए तो वो खुद की एक आइडेंटिटी है उसकी, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुद को आइडेंटिफाई करता है। तो जब ये आ रहे हैं पावर में तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है, दूसरे आ रहे हैं तो वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। इस कारण लैंड एक्विजिशन करना और मुश्किल है कि हमारा आदमी नहीं है ये जो लैंड लेने आ रहा है, तो जब हमारा आदमी आएगा तब देंगे, तब दूसरा वाला नहीं देगा। तो एक सही हमको तो एक साथ करना पड़ेगा, एक टाइम पे पूरा चीज़ एक साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए जो फार्मर वाला इशू आया, बाकी लोग यहाँ मान गए, चलिए यूपी एमपी यहाँ के लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, वहाँ वाले नहीं माने। अब कल को दूसरी गवर्नमेंट आए, वो कोशिश करे वहाँ वाले मान जाए, यहाँ वाले फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, सबको एक साथ, एजुकेशन, तो ये सारे फैक्टर्स को जब हम एड्रेस कर पाएंगे तब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ एक्चुअल में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में इसको, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे, मतलब इसको शुरू कर पाना। और मैन्युफैक्चरिंग के बिना हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसी दूसरे देश के ऊपर। वो चाहे ट्रम्प आ जाए, कल को चाइना हमको, जैसे फार्मा में हमारे जो वो है API है फार्मा का, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चाइना से लेते हैं हम। चाइना पे डिपेंडेंट है उसके लिए। तो अब हम अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं डाल पा रहे। मेरे पापा तो फार्मा में ही हैं, तो वो बताते हैं मतलब फार्मा के सेक्टर के लिए हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाइना से मतलब अगर बंद हो जाए तो फार्मा तो हमारे कितनी सारी कंपनीज है, मतलब इंडियन कंपनीज, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। Basically, the basic material we import from China. We add value to it and then we sell it off to other countries. और basic game यही है. यही गेम है. Okay. तो ये तो I think this obviously makes India very vulnerable to China's shenanigans. कब चाइना का दिमाग खराब हुआ और कब, मतलब हम ज़्यादा अपोज नहीं कर सकते उसको। मुझे लग रहा है ये सिचुएशन जो हो रहा है अभी ट्रम्प और चाइना, मेरे को लग रहा है फ्यूचर में इससे होगा ये कि दुनिया के जैसे देश हैं उनका 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक US वाले ग्रुप, एक चाइना वाला ग्रुप, जो US को फॉलो करते हैं, दूसरे चाइना को फॉलो करते हैं। But that's already the case. मतलब पूरी तरह से ये ग्रुप, मतलब क्लियर हमको पिक्चर दिख जाएगा कि ये 2 ग्रुप्स हैं। और अब नॉन अलाइंड होना मुश्किल होगा, जैसे पिछली बार हमने कर लिया था ऐसा जब US और सोवियत का टाइम था। And Trump will expedite all this क्योंकि Trump is very transactional. Yes. और यूरोप को भी यही बोल रहा है कि we have thus far paid for your security. Yes. You have done nothing. And at our expense you have grown and invested in your economy. Yeah. He was saying this, I think, to Germany. And in his first term also he said the same thing. So now everyone, I think the Polish president or PM said, I think his name is John Tusk. He said ki we'll have to now take care of our own. We'll have to take care of ourselves on our own, and we cannot rely upon any kind of security guarantee from United States. क्योंकि जो post Second World War जो situation थी, वो ये थी कि all these countries who were the biggest, like who bore the brunt of World War Axis powers in World War, and they were nursed back to health due to the world order led by United States. Yes. जो easy loans देना और उसको reconstruct करना. For example,
East Germany and West Germany. West Germany grew at such a breathtaking pace, and it was back to its feet, matlab, in no time. Same with Japan. Yeah. Japan was completely shell shocked, completely torn apart, and after that, post World War, its reconstruction, I think United States did Yes. all that. So now I think they have disturbed that. Now Trump is more like, now he's more of a realist. He's not like a maverick that he's made out to be. I think he's more of a realist. And he says now that now we are facing the biggest geopolitical threat in our entire history. China, which is like a bigger country than United States, and as an economy also, it's breathing down its neck. Yeah. So I think now he thinks that all of our focus now, if it has to be directed at China, तो हम जो बाकी सब चीज़ें कर रहे थे कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे यूरोप को एंड ऑल दीज वी वर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन नेवी नाउ they'll have to now pull their weight. I mean, they'll have to now do their share. And that's what is happening. I think he's more of a realist. And I think India के साथ भी I think we can say कि he's very politically incorrect. Yeah. But what he's saying is I think he's he's being a realist. Yeah. Because he sees India as one of the three big powers. Yeah. And maybe he thinks that if अभी से अगर इंडिया को हम ये equal terms में नहीं वो करेंगे कि you have to have this, give us the same price cuts and tariff cuts that you get from us, so India would also be too big. Yeah. And then it would be फिर दो uncontrollable. And as if like one China is already a headache enough for them. If India also, comes up as a, as a power, Yeah. And has a then it would be like Asia will be completely out of their hands. And their dominance in Asia, and they would be, I think, you could say that they are already a receding power. You can say that, Yeah. although it's a bit hard to justify that right now. But they, I think, are now more like, now we are in it for ourselves, and we can no longer act as the world policeman. Yeah. It's a very, dekha jaye to it's a very realistic and a very admirable way of going about it. Yeah. Like, because interference of United States in other nations' politics, like Iraq invasion and all this nonsense, All this drained their finances. it didn't help anyone. Like, Yeah. in fact, the rise of ISIS can be directly attributed to Iraq's complete capitulation. Yeah. Like, Iraq was gone, and Saddam Hussein, for all his faults, he was keeping all these Islamist forces In under control Yeah. because of his the way he was running his country. I think maybe there is a method to this madness. Yeah, there is. हाँ. लेकिन यहाँ पे यही है, मेरे हिसाब से जो अमेरिका है, अमेरिका की डीप स्टेट है उनकी, जो ट्रम्प और इन लोग को ये समझ में आ गया है कि अब हम उस स्टेज में आ गए कि हम ज़्यादा अब एक्सपैंड नहीं कर सकते. अमेरिकन एम्पायर, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो था इतना ज़्यादा कि अमेरिका ही लिबरल है और अमेरिका सबको बताएगा क्या करना चाहिए, क्या सही है, उनको समझ में आ रहा है अभी ज़्यादा चलेगा नहीं, पैसा इससे बन नहीं रहा है हमारा ज़्यादा. तो अब भाई असली चीज़ बता दो सामने, जो सच बात है कि भाई हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए अपना बिजनेस. तो अब वो जो एक जो ऊपर से उनका मास्क था, वो अब ट्रम्प हटा दे रहा है आके. बाकी लोग तो वो बोल नहीं पा रहे सीधा. And he's a businessman. Yeah. So a businessman always looks at a balance sheet. Yes. And maybe he's looking at the balance sheet, and they are becoming now suddenly very fiscally responsible. उनको Yeah. लगता है कि so much money is being spent on areas where they are just non-productive areas. जो I think हर एक businessman, अगर आप किसी businessman को आप suddenly government को का head बना दोगे, the first thing he would look at the state's finances, and he would be shocked कि Yes. किस तरह से government, how inefficient it is, कितनी जगह फालतू जगह spending करती है. And to like no one's benefit really, just for the sake of spending, government does spending in some areas. And he's firing as well. आप देख रहे हैं फेडरल एम्प्लॉयज जो अमेरिका के हैं, हाँ. एवरीवन इज गेटिंग फायर्ड. मतलब अभी परसों ही का न्यूज़ है, कल का न्यूज़ है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके 50% एम्प्लॉयज को उन्होंने फायर कर दिया. Okay. अभी न्यूज़ में आया था. I think उसको तुम WWE देखते हो? लिंडा मैकमैन. Linda McMahon is heading it. मैकमैन इज हेडिंग इट. It's a joke. तो कुछ भी मतलब किसी को भी बैठा रहा है वो, अब अपना, मेरे को लग रहा है उसका ऐसा है कि अपना जो आदमी हमारी बात मानेगा उसको बैठाओ और अपना काम जस्ट पूरा करो. प्लान उनका पूरा रेडी है, बस उनको एक आदमी चाहिए सामने बैठाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाओ बस जैसे तैसे. He was involved in one of the storylines of WWE, also Donald Trump. हेयर कट वाला ना. Hair versus hair match. Yeah. Where I think So Vince McMahon got his hair shaved हाँ, after that match. exactly.
And I think he's probably has good relations with the McMahons, because that's why Linda McMahon became this. It's almost like Minister of Education, You like can say equivalent that, of यहाँ पे HRD minister. लाइक जैसे WWE देखते हैं तो उसमें बोलते हैं रेडनेक्स होते हैं, जैसे जो रेड स्टेट्स हैं, जो राइट विंगर स्टेट्स हैं, ये मतलब थोड़े देसी टाइप के, वहाँ के देसी हैं, कंजर्वेटिव्स. हाँ, वहाँ के मतलब रूरल टाइप के, तो इनको मतलब WWE ये सब चीज़ें इनकी फेवरेट है. Hillary Clinton called it like deplorables. देसी टाइप, पुराने Desi ऑर्थोडॉक्स टाइप के थोड़े से. Orthodox, like they're more conservative, more Christian. या मतलब क्रिश्चियन तो है, लेकिन दे से इट एज वेल कि हम हैं. Yeah, and you could always call them like they are not so welcoming of immigrants, या bordering on xenophobia, somewhat, or the kind of. और अभी जो ट्विटर में इतना सारा चल रहा है कि they are calling them curry, like Indians are at the बिरयानी करी सब हाँ. मीम्स भी बन रहे हैं. Indians are receiving the most racist comments, and they are all from, I think, Trump's most loyal fan base. इंडियंस तो मेरे सबसे उन लोग जेलस हैं, इंडियंस खासकर जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, उनसे, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वाइट्स. Indians से jealous भी हैं because of the income, but there's also another factor कि जो इंडिया का जो इंटरनेट पॉपुलेशन है, which has been unleashed because of Jio, Airtel and all that, because of low cost data, उसके कारण भी now they get lot of pushback from Indians. कोई भी comments, anything, nothing goes unanswered. सब कुछ मिलता है सूद के, मतलब इंटरेस्ट के साथ. तो कर यहाँ वाला रहना कि भोगेंगे वो. हाँ, तो पसंद यही है कि लाइक आई मीन अंटिल रिसेंटली इंडियंस की जो मतलब इमेज थी उनके माइंड में, वो दूसरी थी, लाइक सबमिसिव सॉर्ट्स, लाइक जो जिनका एक थोड़ा सा एग्जॉटिक कंट्री है, एंड देयर इज लाइक spicy food, exotic culture, brown people. They are now realizing कि यार they are now different, मतलब कुछ और ही उनको मिल रहा है. They don't liking it. Because in Anglophone world, दो ही countries हैं, एक तो UK है और United States है. United States की population UK से कहीं ज़्यादा है. तो United States के जो लोग हैं, they जो dominance है वो तो it's being challenged because of India का जो 10% population भी अगर है, और वो English में मतलब वो X में कुछ भी कर रहा है, they feel कि इसमें इससे substantial population, तभी तो वो बोल रहे हैं कि trolls इतने सारे कहाँ से आ गए. But they don't realize it's just a fraction of our population. बहुत कम, बहुत छोटा fraction है. Yeah, so I think इसमें जो tariff वाला जो situation है, वो I think it's still I think एक dynamic situation है. I think it may still happen कि हमारे जो bureaucrats हैं, who will be involved in negotiations and doing a free trade जो भी agreement अगर होगा in future if it happens, उनके ऊपर I think है एक responsibility कि वो कैसे इस situation को देखते हैं. Because Trump has to also satisfy his loyal fan base, as you said, कि जो जिसने उसको लाया है, जो कम वोट में कुछ भी हो वो उसको साथ नहीं छोड़ता है. He has to satisfy that base. उसके लिए ट्रम्प को कुछ दिखाना पड़ेगा कि कुछ He has to show. And maybe I don't know, ये जो सब बातें करता है, ये कितनी साउंड बाइट्स हैं, सिर्फ एक बोलने की बात है, and how much of that is going to be executed into action, we don't know. But it is a challenge for India, क्योंकि जो भी trade negotiations करेंगे उनके लिए I think it would be a huge challenge. मेरे हिसाब से जो अभी हमने देखा न्यूज़ में कि स्टारलिंक को एक्सेस मिल रहा है, ये एक मतलब ट्रांजैक्शन ही है मेरे हिसाब से. पहले क्योंकि उन लोग रोक रहे थे 6 महीने पहले तक, आप देखेंगे न्यूज़ तो जियो एंड एयरटेल वे आर अपोजिंग इट कि स्टारलिंक को नहीं आने देंगे यहाँ पे. Airtel has made a tie-up with जियो ने भी कर लिया शायद अभी आज ही. Jio has also done. अच्छा, चेक करिएगा, अब शायद दोनों के साथ ही मतलब अब हो गया है. ये मेरे को लग रहा है ये एक ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया कि चलो ठीक है, ट्रेड हो सकता है, उतना नहीं ओपन कर पाए तो ये ले लो. इलॉन मस्क इज वर्किंग विद ट्रम्प. इलॉन मस्क भी अपना वो मतलब बिजनेस देख रहा है इसके अंदर, कैसे मैं अपना एम्पायर फैलाऊं और ज़्यादा. अच्छा भैया, आपको लगता है कि ये जो हो रहा है पूरा सिचुएशन टैरिफ वाला, इससे पॉलिटिकली बहुत फ़र्क आएगा आगे जाके, जो वर्ल्ड का जो फ्यूचर है पॉलिटिकल? मेरे को लग रहा है इसकी वजह से राइट विंग यूरोप में भी बहुत बढ़ेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है. यूरोप में मैक्रोन है, एंजेला मार्केल की पार्टी अभी भी पावर में फिर से आ गई. अब तो एंजेला मार्केल तो हट गई है, पर उसी की पार्टी शायद अभी इलेक्शंस में आ गई. तो आपको लगता है कि इससे फिर यूरोप में फिर से जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले थोड़ा माहौल था, उस टाइप का माहौल आएगा? आई थिंक मैं वही बोलूँगा कि मोस्ट लाइकली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि दे विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन आर्म्स एंड आर्मामेंट्स जो उनका है.
या क्योंकि बिकॉज नाउ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प इज दे एक ट्रस्ट वाली बात भी रहती है. They even though Trump may just be saying it, may just be saying it, लेकिन you just lose that trust, and then there's like all bets are off. So I think they will be going in that direction. और यूक्रेन का एक एग्जांपल भी आ गया, अमेरिका ने ही उसके अभी यूक्रेन रिसेंटली अभी overtook India as the largest importer of weapons. क्योंकि मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि जो न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है वो भी होगा. आई थिंक मोर कंट्रीज विल टेस्ट न्यूक्स, क्योंकि न्यूक्स आर द अल्टीमेट गारंटी ऑफ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अग्रेसर. मतलब यूक्रेन गेव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन्स 1993 में ना शायद. हाँ, दे गेव अप देयर न्यूक्लियर वेपन्स अंडर assurances from Russia that they would not face any security threat from them. And I think Bill Clinton ने उनको फोर्स मतलब बोला था कि मानने के लिए. And now the same Russia is now annexed Crimea पहले, और अब इतनी सारी और territories उनकी annex कर ली. And there is no, I mean, ईरान के साथ भी they have attained about I think 60% enriched uranium. So they are very near and they could do it. And it may so happen कि सारी countries may think like nukes are the way to go. Like there's so many countries that can develop nuclear weapons very very quickly. Like Japan can do that. कभी आराम से जब भी जाए उनका बना सकते हैं. It's like they can do it anytime they want. South Korea can do it. Like it's industrially it's so advanced. तो I think बहुत ही uncertain I think हो जाएगा, because क्या होता है कि United States has been the preeminent power. But it comes with a price. United States also spends a lot of money. Yes. Like I was studying one of the graphics where United States has like the largest air force in the world. Yes, it has. And then the second largest air force in the world is also US Navy. So you can imagine the kind of like how far ahead United States is in all this. And in order to man the entire world, this sort of act as a world policeman, as a security guarantor, they have to spend that much money. उनके पास से एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं नेवी में, उनके पास 8 9 10 के आसपास है पूरे, मतलब ओशंस में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है वो. I think we only have 2. Yes, we are getting third वाला we will soon get third, but one I think is was undergoing repair also. एक decommission हो जाएगा हमारा शायद. चाइना के पास भी 3 या 4 ही हैं. but they will soon have a proper blue water navy, because उनका I think plan है 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. चाइना बहुत तेजी से अपना नेवी एक्सपैंड कर रहा है अभी. सबमरीन बहुत ज़्यादा बन रही है वहाँ पे. अपने यहाँ नहीं हो रहा ज़्यादा अभी. अपने तो एयरफोर्स ही अभी क्या बोलते हैं रेडी नहीं है, प्लस स्क्वाड्रंस कम है हमारे पास वॉर के लिए. We need 42 squadrons and we are facing a shortfall. कुछ में. Obviously the money is being spent on this nonsense stuff. Freebies. तो ये कैसे होगा? हमारे यहाँ तो इशू देखिए, ये भी इशू जुड़ा हुआ है इससे भी. मैन्युफैक्चरिंग होती, एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया होता तो फ्रीबीज वाला सिचुएशन नहीं आता. ये मेरे हिसाब से एजुकेशन जो हमारा उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, उससे सिचुएशन यहाँ पे पहुँच गई है. एजुकेशन ऑल्सो डिपेंड्स किस तरह का एजुकेशन है, बिकॉज एजुकेशन में तो बाकी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में भी होता ही है. नॉट दैट. But what kind of education? स्किल ट्रेनिंग, जैसे ITI होते थे पहले, जैसे वर्कर्स के जो एजुकेशन होते हैं स्किल बेस्ड. यूके भी मैसिवली, अब यूके को कौन बोलेगा कि एजुकेटेड नहीं है, पर यूके में भी कितना सोशलिज्म कितना चढ़ गया कि दे नीडेड दैट मार्गरेट थैचर, जिसने पूरा फिर ये कहा कि ना गवर्नमेंट कैन नॉट बी डूइंग बिजनेस. ऑब्वियसली व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर इन चार्ज, वो भी इस पे डिपेंड करता है. लाइक नेहरू हैड एवरीथिंग, ही हैड education, he had everything, and yet he chose the path of socialism, which never worked for us. मतलब जो planned economy था, it did not work for us. It did not. मेरे हिसाब से उस टाइम पे इशू ये हुआ कि हमने एक इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं क्रिएट किया. हम बस कॉपी मार रहे थे, आधा इधर से ले लो, कुछ उधर से ले लो. हमको अपने हिसाब से करना चाहिए था कि हमारे लिए क्या काम करेगा. हाँ, मतलब जस्ट टू टच ऑन दैट, लाइक कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक जो डैम वगैरह बनाए और जो स्टील प्लांट वगैरह बनाए, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया शुड हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन. इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग प्राइमरी एजुकेशन, नेहरू इन्वेस्टेड इन हायर एजुकेशन.
like IITs and all this. And at that point of time in India's trajectory, it would have been better for India to concentrate on primary education. And India का जो भी income होता था वो agriculture sector से होता था. So all that revenue generated was being then spent on heavy industries. जो larger population India की जो obviously trained नहीं था और जो काम नहीं कर सकता है heavy industries में, वो that was largely मतलब it remained unaffected by all this, क्योंकि इतना सारा पैसा तो खर्च कर रहा था, लेकिन it was not being spent on large swathes of population. तो problem ये था, I mean priorities की बात है. मतलब if we had invested the same money in those areas like labor intensive manufacturing अगर तब करते, so then we would have been in better position, and maybe in the next few decades then we could have gone on to get heavy industries. And planned economy never worked. मतलब कई economists का ये कहना है. वो तो हुआ नहीं हमारे यहाँ. And I think recently I was also reading this sort of कितने सारे states हैं India में जो अभी अमेरिका में हो रहा है कि they are now controlling, like they are alarmed at the sort of fiscal जो मतलब government spends so much unnecessary money. हमारे states भी they are struggling with finances. स्टेट्स तो अभी पूरी तरह से जो फ्रीवी कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं. एक तो ये दिस इज़ वर्किंग पॉलिटिकली कि ये करके आपको गारंटी हो रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे हम ये करके. बहुत सारे अब देखिए स्टेट्स ये कर रहे हैं और दे आर विनिंग इलेक्शंस विद इट. तो एक उनको जो पॉलिटिशियंस को लग रहा है कि भाई ये करेंगे तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे हम, बाकी कुछ हो ना हो. और लॉन्ग टर्म वो सोचते नहीं है, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ हर साल ही हो रहे हैं. हमारे यहाँ पे चुनाव आप देखिए एवरी ईयर 2-3 इलेक्शन हो ही रहे हैं. पंचायत इलेक्शन भी हो रहे हैं बीच में. तो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, उसको लगता है कि भाई नया नया हम कुछ देते रहे बीच बीच में. जो तेलंगाना का सीएम है अभी, वो रेवंत रेड्डी है. हाँ, he said कि I don't have any money for development because so much, like such a large percentage of revenue receipts are spent on salaries and pensions. It's just like you cannot wish away these expenditures. And whatever remaining is there, which is very minuscule, is spent on welfare. तो फिर वो जो new generation of wealth है, income है, new avenues like capital expenditure जिसे हम बोलेंगे, वो करने के लिए पैसे ही नहीं बचते. That is the problem they are all facing. Like all state governments, big state governments are fiscally very 50-50 position. Like it can go very bad. मतलब अगर 1-2 unfortunate situations हो गई, it can go very very bad. Like हिमाचल प्रदेश में मतलब they switched to I think old pension scheme. Old pension OPS में गए थे बीच में. And now the whole state is in पंजाब का भी शायद बहुत खराब perilous situation. Punjab is the same. And they expect handouts from the central government. Central government obviously has limited funds. उनके पास खुद fiscal deficit इतना ज़्यादा है. यहाँ पे भैया आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कल्चरल इशू भी हो रहा है? जैसे आप दूसरे यूरोपियन देश देखेंगे या यूएस देखेंगे, तो वहाँ पे जो जनता है, जो वहाँ पे मतलब लोग हैं वहाँ पे, वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. तो इंडिया में जैसे मिडिल क्लास है या जो एजुकेटेड क्लास है, वो कभी खुल के बोलते नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है. एक मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है गवर्नमेंट में कि हमारी तरफ से भी कोई कुछ बोले. तो ऐसा आपको इशू लगता है क्या कि मतलब लोग you can say that कि political middle class is very politically very inert. जैसे जिस तरह से जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने डिमांड्स खुल के रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, नेता के सामने. There is a very transactional situation. तुम हमें क्या दे रहे हो, हम आपको वोट तो देंगे. मिलेगा तभी जब आप कुछ दोगे, मतलब फ्री में हम वोट नहीं देंगे आपको. Exactly. लेकिन यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड है, जो टैक्स दे रहे हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलते, कुछ बोलते ही नहीं कि हमको भी कुछ चाहिए. सिंपल आप देखिए. अरे वोट करने नहीं जाते. हाँ, वोट करने नहीं जाते. ये भी so many of them just treat it as a holiday. Yes. And many of them think that it's pointless to vote. And then they complain as well कि गड़बड़ हो रहा है. Nobody raises voice. I think मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि now we are all living in our own bubble. And we have our own comfortable situation. Like we know that if you go out of your home, you'll find unclean street, you'll find roads with potholes. ये आपको given है. लेकिन आपका जो घर है, at least that is an island of comfort and convenience. आपके पास
You have a flat screen TV, you have AC, you have everything. लेकिन तो middle class lives, I think, in its bubble, and there is no justifiable reason why middle class should feel कि हमारे पास हमारा stake नहीं है इस देश में, because अगर whatever you're making, I mean, I'm talking about service class. Like, it's not like whatever wrong would go in the country, you would be unaffected by it. Yes. You would be the first person to bear the brunt, Yes. because you would be paying taxes. Taxes जब increase होंगे वो आपके यहाँ से ही जाएंगे. I think yes, बात जरूर है कि there is no pushback from middle class. That's There's true. no pushback. That's true. मेरे को लगता है इसका एक सिचुएशन, इसका एक इशू ये भी है कि इंडिया में अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाता. ये आप देखिए, कल्चरली देखिएगा, किसी भी तरह से अथॉरिटी को चैलेंज नहीं आता. You think it has something to do with ये our family में भी आता hierarchical है. society? हाँ, हायरार्किकल है. फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली आप देखिएगा बहुत सारा स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, कोई गलत बात बोल रहा है, अब्यूज़ हो रहा है किसी तरह का, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, या कई बार आप देखते हैं जो अथॉरिटी में जो लोग हैं इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिस में, वो फ़ायदा उठा रहे हैं किसी तरह से, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कोई अपोज नहीं करता इस चीज़ों को. जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी अपोजिशन आएगा वहाँ पे, यूरोप में भी आ जाएगा. इससे क्या होता है, चेंज जल्दी आता है. लेकिन जब आप अपोज नहीं करते अथॉरिटी को, जब वो गलत कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे चलता है, हो जाता है कि हाँ चलता है ये भी. और मिडिल क्लास एक बात नहीं समझती है कि आप जब सोच रहे हैं कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा ये इश्यूज़, आप जिसके लिए कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप उनको इफेक्ट करेगा. उनका टाइम आते आते और ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब देखिए आजकल रोड रेज कितना होने लगा है, रोड पे झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे. कहाँ तक भागोगे आप, कितना बचोगे, भाई घर में घुस के बैठे रहोगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है. आपके बच्चों का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई स्कूल्स में आप अपने फैमिलीज़ को भेज रहे हो, तो जो उस टाइप के फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी आ रहे हैं. स्कूल्स में देखिएगा बुलिंग इतनी ज़्यादा होती है इंडिया में, स्कूल्स में. अमेरिका में देखिएगा, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देखता हूँ, जैसे शोज़ देखेंगे वहाँ पे आप, तो एंटी बुलिंग प्रोग्राम बहुत चलते हैं वहाँ पे, बहुत चलता है ये, मतलब बहुत पॉपुलर है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े वो एंटी बुलिंग प्रोग्राम चलाते हैं. इंडिया में तो देखिए बुलिंग बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से. स्कूल्स में, कॉलेज बहुत बुलिंग है. लड़कों में तो है, लड़कियों का मुझे उतना आइडिया नहीं, हो सकता है कम होगा कंपेयर टू मेन. लड़कों में तो बहुत बुलिंग है. तो ये कौन झेल रहा है? मिडिल क्लास के बच्चे झेलेंगे ज़्यादा. जो अच्छे फैमिली से आ रहे हैं, शांत फैमिली से आ रहे हैं, उनके ही बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इन चीज़ों के लिए मेंटल लेवल पे. वही बच्चे फिर जैसे अभी सुसाइड हो रहा है, ये सब केसेस हो रहे हैं लड़कों के, ये सब कनेक्टेड है आपस में. वही व्हाई डू यू थिंक ये इतने सारा हो रहा है? क्योंकि सुसाइड वाला जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि once they realize कि the world out there is not as easy as it was, you know, when they were at home and they were in the comfort and ensconced in the comfortable, you know, loving care of their parents. Suddenly they have, I think, they get kind of like a shock. कि ऐसा भी है. हाँ, और वो I think it drives them over the edge. ये अब आप सोचिए ना, जो उनके पेरेंट्स थे, बड़े जनरेशन्स थे, they did not fight ना. उनने सोशली जो करना था वो किया नहीं. उनको अपोज करना चाहिए था जब टाइम था, ये उनने किया नहीं, तो वो भाई सिचुएशन और ख़राब हो गई सोशली. अब आपके बच्चों को ही झेलना पड़ गया ना वो, क्योंकि आपने अपने टाइम पे उसको अपोज नहीं किया. ये चीज़ अमेरिका में आप देखिएगा, ये कल्चरली आप देखिएगा, कैंसिल कल्चर जो है वहाँ का, वो एक्चुअली यही है कि हमारी फैमिली को इफेक्ट करेगा तो हम कैंसिल कर देंगे इस चीज़ को. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतना एक्सट्रीम हो जाए हम लोग, लेकिन कुछ अपोजिशन तो होना चाहिए. और जब आप, क्या होता है साइकोलॉजिकल, लड़कों में ये होता है कि अगर वो एक साइड में ही रहते हुए बड़े हुए हैं, कि अच्छा अच्छा दिखते हुए बड़े हुए हैं, तो एकदम से जब वो दूसरी साइड देख रहे हैं, तो फिर मेल ईगो जैसे होता है वो हर्ट हो जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया. विक्टिम थोड़ा हुड आ जाता है अंदर, कि मुझे लगा तो दुनिया अच्छी जगह थी, या ऐसा ही होता है कि मेरे फैमिली में ऐसा था या रिलेटिव्स में ऐसा था, लेकिन बाहर तो ऐसा हो रहा है. वो रेडी नहीं थे उसके लिए. बच्चों में भी देखिएगा, अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं स्कूल्स में, जो बुलिंग होते हैं, फिर वो उनका मतलब देखेंगे एकेडमिकली अच्छा नहीं करते, शांत हो जाते हैं, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, फिर हो सकता है पूरा करियर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में इशू हो जाए उनको, लड़के लड़के दोनों को. तो मतलब लॉन्ग टर्म इसके मेंटल इकोनॉमिक तो है ही, कि क्या नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, देश का क्या सिचुएशन आएगा. उसके अलावा इमोशनल मेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा आएंगी, और उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है. इंडिया में बात भी नहीं करते लोग इस बारे में कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी मतलब एक इशू है जो आ सकता है आगे जाके. ट्रू. आई थिंक जो बुलिंग आई थिंक स्कूल में होती है या कॉलेज में होती है, स्कार्स यू फॉर लाइफ. यस इट डज.
It's खासकर अगर culture. किसी के साथ बहुत कोई वैसा इंसिडेंट हो जाए बहुत गंदा अगर हो गया तो और वो तो फिर- दूसरा आप अगर बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन आपके घर की हाँ, तो ऑब्वियसली बाहर वालों के लिए तो आप कुछ नहीं हो, या वो तो आपको ट्रीट करेंगे एज जस्ट अनदर गाय. या So I think they feel the shock of their lives, and Yes. many people are not able to cope. यस I think that's why I think probably it results in maybe taking ये such a चीज़ें drastic लाइफ लॉन्ग step. स्कार जैसे आपने बोला, ये जब जो लड़का है या लड़की है तो जब वो मैरिज वैरेज में भी जा रहे हैं आगे जाके Mhm. तो उस चीज़ को भी इफेक्ट करेगा वो कि वो हैंडल कर पाएगी कि नहीं. जो डिवोर्स केसेस हो जा रहे हैं, ये हो रहा है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं आजकल काफ़ी. तो ये भी वही चीज़ है, आप मेंटली इमोशनल लेवल पे उतने आप सिक्योर नहीं हैं कि आप उसको मैच्योर वे में हैंडल कर पाएँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस तरह से जमाना है सिचुएशन को कि सही से हो जाए. अब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ वो, आप तो जब खराब सिचुएशन आया तो आपने तो बिल्कुल घुटने टेक दिए वहाँ पे, अब संभाल नहीं पाए, तो अब आगे जाके फिर सिचुएशन आ रहा है. और अब जब दोनों जेंडर्स वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो अब इससे इनसिक्योरिटी और बढ़ रही है कि क्या होगा. I think ये पुराने प्रॉब्लम scars- हर जगह है. I think हम ऐसा नहीं है कि जो इंडियंस हैं वो 10 साल बिहाइंड है इस सब चीज़ों में, क्योंकि जो सेम इनकम आई थिंक जो यहाँ का मिडिल क्लास है और वहाँ का मिडिल क्लास है वेस्ट का, हाँ. ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है. देखिए इशू उनको आ रहा है लेकिन वहाँ पे सोल्यूशन की भी बात हो रही है. नहीं, वहाँ पे आई थिंक देयर आर मोर बेटर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग. या यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आर Yes. समवॉट लैकिंग एंड दे मे बी बिहाइंड. बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो स्नोफ्लेक्स बोलते हैं कि जो आज की जनरेशन देयर बंच ऑफ स्नोफ्लेक्स या कि दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म. या लाइक अभी रिसेंटली एक सेम प्रॉब्लम अभी आई जो लाइक एक मैनेजर है, फुटबॉल मैनेजर. ही रिसेंटली वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू गेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज टीम. तो इन अ पॉडकास्ट ही सेड कि जो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं जिनको हम करते हैं, दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म एंड दे नीड एन आर्म अराउंड देयर शोल्डर्स. लाइक डिसिप्लिनेरियन जो ओल्ड स्कूल्स होते हैं, जो वो अप्रोच है वो डजंट वर्क विद देम बिकॉज दे वुड सिंपली रिफ्यूज टू चेंज देमसेल्व्स, रिफ्यूज टू करेक्ट देमसेल्व्स. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक जो ये करंट जनरेशन की है. ये बात तो सही है. तो इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है, कुछ क्या प्रोग्राम्स I के don't जरिए know. होगा I ये? don't know. I don't know क्या सोल्यूशन है. मेरे हिसाब से तो कुछ पूरा भी है. कल्चरल चेंज चाहिए इसके लिए, मतलब टॉप डाउन चेंज लगेगा इसमें. I think पूरा जो इसको strict heal करने parent, में. maybe because जो strict parenting है, maybe it's not such a bad thing कि somewhere आपको it starts at home. I think that is the first lesson, like कि आपको हर चीज़ हर जगह you will not get your parents हाँ. to help you. You'll not have it. You'll have to fight for your corner and मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट के साथ साथ एक गाइडेंस लगेगा पेरेंटिंग में. of course guidance goes hand in hand with या strict parenting. I mean, it cannot be like इंसेंटिव और वो तो रहेगा कि भाई आप ऐसा करो तो इंसेंटिव मिलेगा, Obviously. स्ट्रिक्टनेस रहेगा, साथ में गाइडेंस भी रहेगा कि भाई जब गड़बड़ हो जाए तो रास्ता भी दिखा दें हम. हाँ. दोनों एक साथ जब रहेंगे तब मेरे को लगता है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है. Okay. अपना जो डिस्कशन है थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया. वी वर डिस्कसिंग आई थिंक प्रोफिलिगेसी या फिजिकल ये अपन वहाँ चले गए. तो यहाँ पे मतलब स्टेट ऑब्वियसली जो स्टेट्स हैं सारे इंडिया के, लाइक एमपी आल्सो हैज द सेम प्रॉब्लम. या एमपी में तो अभी एमपी में they had to, why did they increase the retirement age from 60 to 62? या Because I think money was the big Yes. issue, big reason for that. नए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते वो. हाँ. तो ये जो प्रॉब्लम ये है ना कि आप खर्च आज करो कल की कल देखेंगे. That is the reason why I think we are in this mess. तो ये चीज़ देखिए आप, ये जो इशू है फिजिकल वाला और जो मैन्युफैक्चरिंग का इशू है, ये तो कनेक्टेड है आपस में. आप देखिए ना भाई फिजिकल इशू क्यों आ रहा है. इकोनॉमिकली हम देखें तो भाई एमपी है, जैसे कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे तो सर्विसेज भी नहीं है. जैसे आईटी सर्विसेज हैं कर्नाटका के पास, I think इंदौर में है शायद, इंदौर भोपाल में अब है, स्टार्टअप्स लेकिन आ वैसा रहे हैं. ज़्यादा नहीं है. हम्म. बहुत मतलब कंपेयर टू लाइक मुंबई से आप कंपेयर करेंगे या कर्नाटक नहीं, से कंपेयर obviously. करेंगे तो कुछ भी नहीं उसके सामने. नोएडा से भी कुछ भी नहीं है कंपेयर में. हम्म. बहुत कम है, छोटी छोटी कंपनी है. वैसे बड़े एमएनसीज आपको यहाँ नहीं मिलेंगे. डिलॉयट है यहाँ पे, या है होंगे भी तो छोटे उनके ऑफिस होंगे. मतलब मास रिक्रूटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो टैक्स वहाँ से ज़्यादा नहीं आ रहा है. और मैन्युफैक्चरिंग भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा है यहाँ पे एमपी में. आपको आइडिया है कोई इसका? आई डोंट थिंक सो एमपी में ज़्यादा. नहीं है ऑब्वियसली कंपेयर टू महाराष्ट्र, हरियाणा, हाँ, और तमिलनाडु. देखिए मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है नहीं, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. उस पर भी हाँ पॉपुलेशन एक बड़ा नहीं. इफेक्ट है यहाँ पे मेरे हिसाब से, कि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनके जो अगले टीएफ जो उनका फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम जा रहा है धीरे धीरे. और जो एजुकेटेड नहीं है उनका फर्टिलिटी रेट अभी भी अच्छा खासा है. मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एजुकेटेड क्लास है
वो एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और जो स्कूल नहीं गए, कभी कुछ किया नहीं, उनका पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है. Recently, I think a CM of a southern state was saying कि have more babies because delimitation होने वाला है. वो तो स्टालिन बोल रहा था. हाँ क्योंकि साउथ इंडिया का, क्योंकि पॉपुलेशन, हाँ वो तो मैं जानता, मैं नाम नहीं लेना चाहता था उसका, पर हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि तमिलनाडु में लाइक अभी तो वो स्पेक्टर ऑफ डिलिमिटेशन है और हिंदी इम्पोजिशन का बना के रखा. एंड उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है शायद कि जो रूपी सिंबल है, जो आर जो उसका है वो देवनागरी में लिखा हुआ है. आई थिंक दे प्रेजेंटेड देयर ओन वर्जन ऑफ रूपी सिंबल in during I think their budget. I think I was just skimming through headlines and I have not gone into detail. Lekin it's such a ridiculous thing to do. Just for, I mean, मतलब obviously जो symbol है वही एक symbol है. There cannot be any other symbol for that. Unless you're writing a word and you're writing it in your own language's script. Yeah. तो ये भी एक strange situation है कि अच्छा, ये जैसे डिलिमिटेशन का इशू क्या है. डिलिमिटेशन में ये लोग सब बोल रहे हैं कि जो लार्जर पॉपुलेशन होगी जिस स्टेट की, उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी. और जिन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग किया है अच्छा और डेवलपमेंट हुआ है, दे वुड बी फेसिंग द प्राइस, और दे वुड बी पेइंग द प्राइस कि दे वुड हैव लेस पॉलिटिकल पावर. कि जो वीज़ा वी सदर्न स्टेट्स, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी. तो उनका जो ऑलरेडी जो ओवरवेलमिंग डोमिनेंस है नॉर्थ की इंडियन पॉलिटिकल उसमें फर्मामेंट में, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड इट वुड एक्चुअली बिकम इररिलेवेंट. नेशनल इश्यूज में साउथ विल नॉट मैटर बेसिकली. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट देयर फियर इज. तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि ये जो सिचुएशन है, हाउ मच इज इट फेयर देयर? लाइक देखिए, ये पॉइंट जो वो बोल रहे हैं ये सही तो है टू सम एक्सटेंट. हाँ, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें कुछ गलत नहीं है. बिकॉज ये कहना कि सिर्फ सदर्न स्टेट्स है, एक आर्बिट्रेरली बता देना कि ये सदर्न स्टेट्स हैं और बाकी सब नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली डन. लाइक ऐसा नहीं है कि कई नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं which are doing better than other northern states, and they will also do better than southern states very soon. Like Gujarat is doing very well. Gujarat is not a southern state. And जिस तरह का progress I think हैदराबाद में हो रही है, तेलंगाना में है, they may be doing substantially better than other states as well. तो I don't think you can arbitrarily say कि आपको जब लगेगा कि तो आप ये बोल दो कि हम सदर्न स्टेट्स हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है नॉर्दर्न स्टेट्स है. क्योंकि इशू ये है कि सबसे बड़ा एक रीज़न ये बताया जाता है कि सदर्न स्टेट्स आर अर्निंग मोर मनी, लाइक दे आर जनरेटिंग मोर टैक्सेस. बट उसका एक रीज़न ये भी है कि सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं और वहाँ से दिख रहा है. लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो हर जगह हैं, नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं. और रॉ मटेरियल भी आप नॉर्थ से ही ले रहे हो, खाने का मटेरियल, चीप लेबर भी आप नॉर्थ से ले रहे हो. तो इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि अगर हम एक वन पॉलिटिकल एंटिटी हैं तो देन इट कैन नॉट बी लाइक कि साउथ में ऐसा क्यों और नॉर्थ में ऐसा क्यों. बिकॉज साउथ ऑल्सो एंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस एट द एक्सपेंस ऑफ नॉर्थ. इट गेट्स चीप लेबर भी है. फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी जो पहले 1950-60s में, उसमें नॉर्थ से मटेरियल्स भेजे गए थे, मतलब जाते थे साउथ में. रॉ मटेरियल्स हैं जो माइनिंग के जरिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के मटेरियल्स पूरे साउथ जाते थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे. और इसके अलावा आई थिंक ये बात सही बोला आपने, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स हर जगह हैं. और हिस्टोरिकली आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि इंडिया में जब भी इन्वेजन्स हुए हैं तो नॉर्थ ने उसको पूरा ब्रंट लिया है और डिफेंड किया है इंडिया को. साउथ तक वहाँ जा ही नहीं पाए कभी कि डायरेक्टली साउथ तक एकदम पहुँचे. तो नॉर्थ ने अपना रोल प्ले किया है. ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कोई ज़्यादा. अभी भी आप देखिए, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जब इंडिया बन रहा था नया नया, तो नॉर्थ के लोग ही ज़्यादा मतलब मिलिट्री सब में जा रहे थे. साउथ वाले भी थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ में मतलब अपना हिस्टोरिकली नॉर्थ ने अपना रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल. एंड इट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि जब आपका रिवर डिस्प्यूट होता है तो आपस में आप डिस्प्यूट कर रहे हो, लेकिन फॉर सर्टेन इश्यूज आप सडनली आप यूनाइटेड हो जाते हो. Shouldn't it be like unity for all times? कि कुछ समय के कुछ चीज़ों के लिए होता है. And maybe not all states have a problem with delimitation the way some states have. I think वहाँ पे जो तमिलनाडु में, I'm not saying anything, मतलब I'm not saying there's anything wrong in this, but वहाँ पे कुछ
ज़्यादा ही ये फोर्सेस एक्टिव हैं एंड मे बी बिकॉज दे आर एप्रीहेंडिंग कि एक नॉर्दर्न पार्टी जो ट्रेडिशनली नॉर्दर्न पार्टी उसको माना जाता था, मे बी इट्स मेकिंग सम इनरोड्स इन देयर पॉलिटिक्स. पिछली बार की 4 सीट भी आई थी उनकी. हाँ, तो हो सकता है कि ये इट्स वन ऑफ दोज वेज कि वो अब नाउ दे आर गोइंग कल्चरल वे कि हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है. आई मीन मे बी एट सम पॉइंट वील डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल, नॉट टुडे, बट उसमें 3 लैंग्वेज का है, आई थिंक 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है एंड इट इज बाय नो मीन्स एन हिंदी इम्पोजिशन, है ना. इट्स नॉट लाइक सेइंग कि वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस हैज टू बी हिंदी. नोवेयर इट इज स्टेटेड इन द, so this is I think blown way out of proportions. तो पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं उसको, क्योंकि politics is being played out. नेक्स्ट इलेक्शंस भी हैं वहाँ पे. ये बात अच्छा, ये इलेक्शंस हैं. I didn't know that. 26 में 21 में हुआ था इलेक्शन, अब 26 में है. Yes, and BJP because of its current power and its strength in the national politics, even though चाहे भले उनकी सीट्स ज़्यादा ना आए, but it's making lot of effort. इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उनका. हाँ, उनका बढ़ रहा है. उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ रहा है. They have a very energetic leader in Annamalai, who I think is, he was I think an IPS. I think IPS था पहले. Resigned from. So maybe that's what it is. Politics है हर चीज़ में, हालांकि पॉलिटिक्स ही होती है. पॉलिटिक्स तो है ही. और क्या डिस्कस करें? क्रिकेट का कुछ देखा था? I don't actually watch cricket, but I thought India since has been losing so much under Virat Kohli's captaincy की finally they have started winning. बड़ा ट्रॉफी मिला हमको. हाँ. ये एक के बाद एक मिला भी. वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी क्या बड़ी ट्रॉफी है? हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी ट्रॉफी है. हाँ, वर्ल्ड कप के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी है सेकंड, मतलब सबसे बड़ी ट्रॉफी वनडे क्रिकेट में. और ये हर 2 साल में होता है या हर 4 साल में होता है? 2 साल में होता है, आइडिया नहीं इसका ज़्यादा. आई थिंक. और चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज होती हैं इसमें, लिमिटेड टीम्स होती हैं. जो मेन कंट्रीज है वही है क्रिकेट में. हाँ, आई थिंक श्रीलंका वाज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर इट. श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज 8 देश थे शायद, 8 कंट्रीज है, 2 ग्रुप्स थे, 8 कंट्रीज. और चैंपियंस ट्रॉफी का एक और सिचुएशन ये था कि आई थिंक वो पाकिस्तान में हुआ कहने के लिए, बट इंडिया ने कोई मैच, सारे मैच दुबई में थे. इंडिया ने कोई मैच पाकिस्तान में नहीं खेला. हमारा कोई मैच नहीं हुआ. तो अच्छा भैया, आपने पाकिस्तान में देखा अभी ट्रेन हाईजैक हो गया जो इशू? हाँ, क्या था वो? बलूचिस्तान वालों ने किया क्या? BLA जो उनका ग्रुप है, हाँ, बलूचिस्तान रेवोल्यूशनरी क्या लिबरेशन आर्मी. ओके. तो वहाँ का एक जमान की जफर एक्सप्रेस है, उसको हाईजैक कर लिया. और देन वहाँ की पाकिस्तानी मिलिट्री पूरी बात को दबा रही थी. मतलब पाकिस्तान में भी दब रही थी बात कि ऐसा कुछ हुआ है. तो इंडियन मीडिया के वीडियोस से वहाँ के लोगों ने शोर मचाना चालू किया ट्विटर पे या ऑनलाइन, पाकिस्तान की सिटीजन्स ने, कि ये क्या है. तब जाके वहाँ की आर्मी ने एडमिट किया कि हाँ ऐसा हुआ और हम लोग बचा रहे हैं और ऐसा वैसा. तो पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली. हाँ. और दे क्लेम्ड कि उन्होंने काफ़ी सारे उनके मतलब आर्मी वालों को मार दिया BLA ने. और फिर अभी क्या करंट सिचुएशन है कि दे हैव बाद में तो फिर ट्रेन निकला, मतलब छूट गया था. छुड़वा लिया था, लेकिन हाँ काफ़ी लंबा चला है वहाँ पे इशू. ये मतलब दिखा रहा है कि मतलब वहाँ पे पॉलिटिकली कितना अभी खराब सिचुएशन है पाकिस्तान इज अ बनाना रिपब्लिक. वहाँ कुछ भी होता रहता है. वहाँ पे दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर ओन व्हाटएवर टेरिटरीज दे ऑलरेडी हैव. और फिर दे वांट कश्मीर की, इंडियाज कश्मीर. और इस बार अच्छा है कि उनकी आर्मी एक्सपोज हो रही है उनकी पॉपुलेशन के सामने कि आर्मी ही झूठी है. आई थिंक ऑलरेडी एक्सपोज्ड है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ इन दिस वर्ल्ड अब काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं छुपा सकते. ये सोशल मीडिया का पावर है ये कि अब ज़्यादा प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा उनका. दे कांट, बिकॉज नाउ फैक्ट्स आर देयर. वो जो 1965 में जो वॉर था उसके अग्रेसर भी पाकिस्तानीज थे. और उन्होंने चालू किया एंड देन इंडिया बेसिकली स्टार्टेड टू गिव इट बैक. तो उन्होंने डिफेंड कर लिया लाहौर या कुछ भी, तो उसको नाउ देन दे प्रेजेंट इट एज सम काइंड ऑफ विक्ट्री एंड दे कॉल इट डिफेंस डे. तो ये तो पाकिस्तान का सिचुएशन है. वो आई थिंक वो जो प्री इंटरनेट एरा में वो सब चीज़ें प्रोपेगेंडा चल जाता है, अब नहीं चलेगा. लेकिन नाउ हिस्ट्री इज देयर. अब हर कोई देख सकता है, समझ सकता है कि कौन अग्रेसर था, किसने जीता है, कितने टैंक्स किसके बर्बाद हुए, कितने एयरक्राफ्ट किसके बर्बाद हुए. और सबसे बड़ा प्रूफ है फेलियर है कि उनके देश की हालत इतनी ख़राब है. क्योंकि वो लगातार हार ही जा रहे हैं. उनकी इकोनॉमी एकदम नहीं ख़राब हालत में है, एक के बाद एक वो लोन्स लिए जा रहे हैं. एंड दिस कंट्रास्ट इन फॉर्च्यून्स इज, आई मीन नोवेयर इज मोर ऑब्वियस देन इन क्रिकेट. क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इट रिफ्लेक्ट्स कि वेयर द टू कंट्रीज आर हेडिंग. एक समय था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाज कंसीडर्ड लाइक एब्सोल्युटली गोल्डन बॉयज ऑफ 90s में तो हम लोग हारते ही थे ज़्यादातर मैच उनसे. व्हेन इट वाज स्पेशली व्हेन इट वाज लेड बाय इमरान खान.
Yeah. वो Pakistanis had a certain swagger in the cricket team. और अब उस समय for a long time Pakistan after independence was per capita income में इंडिया से आगे था. आगे था कुछ साल तक. And maybe it was a reflection of that. Yeah. और अभी obviously per capita income में India is ahead. And cumulatively India has obviously more power. और now it runs everything, especially everything in cricket. तो अच्छा है, finally कुछ तो जीते. And what else? I think we can go deeper into national education policy, I think, next time. Yeah. Abhi to I think we should end it, I think. Wrap up. Yeah. I think. Chalo, theek hai.